मूवी की शुरुआत होती है मरियम नाम की एक लेडी को दिखाते हुए। उसको काफी भयानक नाइटमेयर आता है जिससे वो जाग जाती है। मरियम यहाँ अपने हस्बैंड सटैन और अपनी बेटी वॉयलेट के साथ यहाँ रहती है। खैर इनका घर बस्ती से काफी दूर होता है, जंगल के बीचों बीच वो रह रहे थे, इसलिए मरियम को यहाँ पर अक्सर काफी डर लगा करता, क्योंकि सटैन तो अपने काम पर चला जाया करता था क्योंकि वो एक डॉक्टर है और वॉयलेट जो होती है वो चली जाती है स्कूल। इसके बाद उसे अकेला ही रहना पड़ता और वो अकेलापन उसको खा रहा था। खैर अब शाम को वॉयलेट और स्टैन घर पे आते हैं और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि स्टैन के होते हुए भी मरियम काफी दूरी महसूस कर रही थी, क्योंकि स्टैन घर पर रहता ही नहीं था और वो अकेली वहाँ रहा करती। यानी कि इन दोनों के बीच में रिश्ते सही नहीं चल रहे, ये दोनों एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पा रहे थे। खैर अब यहाँ वॉयलेट टेलीविजन देख रही होती है जिसमें जो चुड़ैल होती है वो स्नो वाइट को जबरदस्ती एक जहरीला सेब खाने को कहती है। खैर अब खाना खाने के बाद में मरियम वॉयलेट को सुलाने के लिए ले जाती है, जहां पर वॉयलेट उससे ये कहती है कि वो ये चाहती है कि एवा उसके पास आज रात सो जाए, लेकिन उसकी माँ को समझ में नहीं आता कि एवा है कौन। तभी वॉयलेट उसे ये बताती है कि एवा असल में उसके बिस्तर के नीचे पड़ी हुई एक डॉल है। बिस्तर के नीचे देखने पर मरियम को एक डॉल मिलती है और वो डॉल वॉयलेट को एक लेडी ने दी थी। ये सुनकर वो उससे ये कहती है कि उसे अजनबियों से कोई भी तोहफा नहीं लेना चाहिए, जिसके बाद वो उसकी डॉल को ले जाती है। अब मरियम को ऐसे उदास देखकर स्टैन उससे ये पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। वो उसे सब कुछ बता सकती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। खैर अब कूल शावर लेते वक्त उसे एक नाइटमेयर आता है जिसके अंदर वो फूलों से बनी हुई एक जन्नत के अंदर थी और इसी बीच रेडियो पर बच्चों के लापता होने की खबरें भी चल रही होती हैं। अब अगले दिन वो अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर आ रही होती है। तब उसकी बेटी उससे ये पूछती है कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। तो मरियम ये पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रही है, जिस पर उसकी बेटी बताती है कि क्लास में मेरी फ्रेंड ये बात बता रही थी कि हम सब पौधों की तरह मर जाएंगे, वो मिट्टी के अंदर जाते हैं और कभी लौट कर नहीं आते। ये सुनकर उसकी माँ उसे समझाती है कि वो ऐसी बातों पे कान न धरे और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे। यहाँ पे मूवी आपको काफी बोर लग रही होगी, लेकिन मेरे प्यारे व्यूवर्स थोड़ा सा सब्र रखें, ये मूवी कम धमाका ज्यादा है, इसलिए एंड तक तो देखना बनता है, मजा आएगा। खैर अगले दिन मरियम फिर से घर पे अकेली होती है कि तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। चेक करने पर उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है जो कि अपने साथ लाई थी फल, क्योंकि उसके पेड़ से कुछ जरूरत से ज्यादा ही फल गिर गए थे और वो उसको उसकी पड़ोसन बताती है। और आपको याद होगा कि इनका कोई पड़ोसी है ही नहीं क्योंकि ये बिल्कुल तन्हा रहते हैं। अब यहाँ पे मरियम जो होती है वो फलों को लेने से मना कर देती है। तब वो औरत उसे गुस्से से कहती है कि इन फ्रूट्स से तेरे बच्चे अच्छे रहेंगे, क्या तू नहीं चाहती कि वो अच्छा रहे। और यहाँ तक उस औरत के हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे, वो एक डरावनी औरत में बदल जाती है और ये देखकर मरियम दरवाजा लगा देती है। और अगर हम उस लेडी को ध्यान से देखें तो वो बिल्कुल उसी स्नो वाइट वाले शो जैसी विच की तरह दिख रही थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम उसके बचपन के एक सीन को देखते हैं जहाँ पे उसके डैड एक कैटल फार्म को चलाया करते थे और मरियम भी वहीं पे ड्राइंग कर रही होती है। यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है जो कि आगे चलकर आपको समझ आएगा। खैर अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके डैड नॉर्मल नहीं थे, बल्कि वो बहुत गुस्से वाले डैड थे और वो उसे कैटल फार्म पर काम करने के लिए हमेशा कहते रहते। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे मरियम अपनी माँ से मिलती है और उसकी माँ उससे माफी मांग रही थी क्योंकि मरियम के डैड गुस्से वाले थे, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं छोड़ा, जिस वजह से उन दोनों ने ही अपना बचपन और अपनी जवानी काफी ज्यादा तकलीफों में गुजार दी थी। जिसके बाद मरियम को फिर से वही सपना आता है जिसके अंदर वो अपनी बेटी वॉयलेट के साथ उसी फूलों से भरी हुई जगह पर थी जहाँ पे वो पतंग उड़ा रही होती है। अब फिर से मूवी का सीन चेंज होता है जहाँ पर मरियम अपनी बेटी को कैफे पर लेकर आती है कि तभी मरियम एक खबर को देखती है एक बच्ची के गायब होने के बारे में और उसके बाद से ही मरियम अपने आसपास अजीबो गरीब चीजें महसूस करने लगती है और उसके आसपास की चीजें ब्लैक एंड व्हाइट लाइक किसी मूवी की तरह हो गई थी। अभी इसी बीच इसकी बेटी भी गायब हो जाती है और उसे ढूंढने बाहर आती है। तब उसे एक आइसक्रीम वैन दिखाई देती है जहाँ पर एक आदमी बच्चों को कटी हुई उंगलियां खिला रहा था और वहाँ पर वॉयलेट भी थी, लेकिन ये सब उसका वहम होता है। खैर अब रात में वो घर पर होते हैं जहाँ पे उसकी बेटी टीवी देख रही थी। तब मरियम उसे पास बुलाती है और उससे ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे कुछ नहीं होने देगी। अब अगले सीन में स्टैन मरियम और वॉयलेट को फिशिंग करवाने लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि वॉयलेट अपने डैड से ज्यादा क्लोज नहीं थी, वो अपनी
अपनी माँ के साथ ही पेंटिंग बनाती है, जिसके बाद दोनों घर जाते हैं, जहाँ पर वॉयलेट अपनी माँ को अपनी कलेक्शन भी दिखाती है जो कि थोड़ी सी स्कैरी थी। साथ ही साथ उसके पास एक विच की डॉल भी होती है और ये वही विच होती है जो कि उसको फल देने आई थी, यानी कि ये किसी और ने नहीं बल्कि उसे उस लेडी ने दी थी जो कि ये फल भी दिया करती थी। अब अगले दिन मरियम अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी कि तभी वहाँ पे सड़क के किनारे एक पेंटर को वो नोटिस करती है जो कि अक्सर वहीं पे बैठकर पेंटिंग किया करता। वो उन्हें अपने पास बुलाता है और अपनी पेंटिंग को देखने की जबरदस्ती जिद करने लगता है। वो उसकी पेंटिंग को देखते हैं जो कि उन्हीं बच्चों की थी जो कि गायब हुए थे। यहाँ पे मरियम काफी डर जाती है कि तभी वो पेंटर एक भूत की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको देखकर मरियम वहाँ से भाग उठती है। लेकिन अगले ही पल सब नॉर्मल हो गया था, यानी कि यहाँ पे मरियम का जो अकेलापन था वो अपनी पीक पोजीशन पे पहुंच गया था, यानी कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अब अगले सीन में वो अपने घर पर होती है और इसके पास स्टैन आता है। स्टैन उसको देखकर समझ जाता है कि वो सही नहीं है। वो उससे ये पूछता है कि आखिर उसे दिक्कत क्या है, वो ऐसा क्या करे कि वो तुम्हारी बोरिंग लाइफ को सही कर पाए। लेकिन मरियम ये कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके गले लग जाती है। तब मरियम को उसका एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर उसके डैड उसके फार्म पर उससे काम करवाया करते थे, खाना भी नहीं दिया करते। और तभी हम नोटिस करते हैं कि मरियम के डैड एक भेड़ को चाकू मारकर मार देते हैं और ये सब मरियम देख रही थी और वो वहाँ से डर कर भाग जाती है। लेकिन तभी उसके डैड उसको पकड़ लेते हैं और सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर फिर से पहले जैसा माहौल शुरू हो गया था। वहीं स्टैन का काम पर जाना, वॉयलेट का स्कूल जाना और मरियम का घर में अकेले रहना। खैर तभी वहाँ दरवाजे पर एक प्लम्बर आता है जो कि उसके घर की फिटिंग को चेक करने आया था। अब मरियम उसे अंदर आने देती है। जब वो किचन का सिंक चेक कर रहा होता है तभी उसे अंदर से एक कैमरा दिखाई देता है और ये कैमरा वॉयलेट का था, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर अब रात में स्टैन वापस घर आता है और वो स्टैन को सारी बातें बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है और वो कैमरा लेने जाती है, लेकिन कैमरा जहाँ पे उसने रखा था वहाँ से गायब था। अब इन सब का इल्जाम वो अपने हस्बैंड स्टैन पे लगाने लगती है कि ये सब उसने ही किया है और उसने वो कैमरा लिया। तब स्टैन उसको समझाता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, लेकिन तभी वो बेकाबू हो जाती है और वो वॉयलेट को बुलाने लगती है बहुत तेज तेज आवाज लगाकर। स्टैन उसे रोकता है और यहाँ पे स्टैन उसे एक डीमन की तरह दिख रहा था। यहाँ पे हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जब मरियम के डैड ने उसे पकड़ लिया था तब उसने उसको एक सजा दी थी। वो एक गोट के स्कल को लेकर आता है, यानी कि एक खोपड़ी को, और वो मरियम को दिखाता है और ये बोलता है कि ये कोई आम स्कल नहीं है, आम खोपड़ी नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक डीमोन रहता है और आज रात मरियम यहीं पे रुकेगी। डीमन आकर फैसला करेगा कि मरियम यहाँ से जाएगी कि नहीं। और ये सब उसके डैड ने डराने के लिए किया था, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन होता है ना कि बच्चों के मन में एक खौफ बैठ जाता है जो कि बड़े होने तक था। खैर अब मरियम का डैड उस स्कल को वहीं पे लटका कर उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ पर मरियम को काफी डर लग रहा था और यहाँ पर डीमन उसके पीछे भी जाता है जो कि मरियम के दिमाग का खौफ था। खैर इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर मरियम अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। वो उसे जोरों से आवाजें लगाने लगती है लेकिन वॉयलेट वहाँ पर नहीं आती और तब शॉकिंगली इस मूवी का आखिरकार भयानक राज खुलता है। स्टैन उसको कहता है कि वो वॉयलेट को भूल जाए क्योंकि वो मर चुकी है। जी हाँ, वो कभी वापस नहीं आएगी। यानी कि स्टार्टिंग से हम जो कुछ भी देखते आ रहे थे वो मरियम की खाली दिमाग की उपज थी, यानी कि वहम था। रियल में वहाँ कभी वॉयलेट थी ही नहीं। दरअसल उनकी बेटी वॉयलेट पहले ही गायब हो गई थी दूसरे बच्चों की तरह। और ये सब हमने जो देखा था वॉयलेट और मरियम के पलों को, ये सब उसकी दिमाग की इमेजिनेशंस थी, उसका पास्ट होता है। अब मरियम को भी इस चीज का रियलाइजेशन होता है और वो काफी रोने लगती है। वो कहती है कि काश उस दिन वो वॉयलेट को खुद स्कूल लेने जाती तो ये सब नहीं होता। यहाँ पर स्टैन उसे अंदर ले जाने लगता है लेकिन वो बाहर गार्डन में ही सो जाती है। जिसके बाद अगले दिन स्टैन उसे एक मेंटल हेल्थ सेंटर लेकर आता है और वो कुछ दिन वहीं पर रहती है। जिसके बाद उसे वापस घर लाया जाता है और अब वो थोड़ी बहुत ठीक लग रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ चीजें चल रही थी। उसके हिसाब से वो प्लम्बर ही है जिसने उसकी बेटी को किडनैप किया और उसके पास हो सकती है। खैर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि स्टैन और मरियम थोड़ा सा अच्छे से रह रहे थे। स्टैन ये कहता
है कि वो दूसरा बच्चा प्लान कर सकते हैं, लेकिन मरियम ये बोलती है कि वॉयलेट को कभी भी सिबलिंग्स नहीं चाहिए थे, उसे बस एक अच्छी माँ की जरूरत थी जो कि वो कभी बन नहीं पाई। तभी सीन चेंज होता है जहाँ पे हम देख पाते हैं स्टैन को, और मरियम से वो ये कहता है कि वो थोड़ा बाहर वॉक पे जा रहा है, रात तक वो लौट आएगा। वो बाहर निकलता है लेकिन वो एक खुदाल लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल में वो एक जगह पे रुकता है और खोदना शुरू करता है। उसके अंदर होती है वॉयलेट की डेड बॉडी। जी हाँ, और वो वहाँ पे फ्लावर्स को रखने आया था, यानी कि वॉयलेट गायब नहीं हुई थी बल्कि वो मर चुकी थी, जो कि उसके डैड ने ही मार दिया था। तभी हम एक पास्ट देखते हैं, जब ये लोग फिशिंग करने गए थे तब वॉयलेट को एक गोट स्कल मिला था और उसको उसमें दिलचस्पी थी। उसके डैड उसको उस स्कल को फेंकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उसको घर लेकर आती है और वो अक्सर उस गोट स्कल के साथ ही वीडियो बनाया करती, और वो भी उसी कैमरे के अंदर जो कि उसकी माँ को उस किचन सिंक से मिला था। अब एक दिन उसके डैड ये सब करने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और तब उसके डैड उसको गलती से जान से मार देते हैं। खैर तभी हम नोटिस करते हैं कि उसके डैड ने मरियम से ये सब छुपाकर उसे चुपचाप यहाँ पे दफना दिया और सबको यही कहा कि वो गायब हो गई, और मरियम को भी यही लगने लगा था कि वो गायब है। खैर अब ये सब याद करके वो बहुत रोता है और यहाँ पर वो शॉकिंगली अपने आप को शूट करके खत्म कर देता है। अब इधर मरियम अपने पति को ढूंढने निकलती है, जहाँ पर उसे घर के बाहर वो कैमरा मिलता है और वो उसे अपने पास रख लेती है और वो स्टैन को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद स्टैन के साथ उसकी बेटी की ग्रेव भी मिल जाती है, जिसको देखकर वो बहुत रोती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे क्या। जिसके बाद वहाँ पर एक पुलिस टीम आती है और मरियम भी वहीं पर बैठी हुई थी। वो अपनी बेटी के कैमरा को चेक करती है और यहाँ पर हम वॉयलेट की एक वीडियो को देखते हैं, जिसके अंदर वो उसी स्कल के साथ वीडियो बना रही थी। तो जब मरियम उस वीडियो को देखती है तो उसके अंदर वो अपनी बेटी को स्कल से खेलने के लिए मना कर रही थी। वो उस स्कल को छीनने लगती है, लेकिन इसी बीच जो स्कल का हॉर्न होता है गलती से वॉयलेट का गला कट गया था और वहीं बाथ टब में गिरकर मारी जाती है। और जब ये बात स्टैन को पता चलती है तो वो अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी बेटी को जंगल में लाकर दफना देता है और अपनी बीवी के सामने ये कहानी बनाता है कि उसको कोई ले गया है। और मरियम के दिमाग ने भी ऐसा माहौल बना लिया था कि उसे ऐसा ही लगता रहता था कि उसकी बेटी गायब हुई है, और मरियम ने इस जुर्म को छुपाने के लिए दिमाग में अपनी ही बेटी की इमेजिनेशंस बनाई थी। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों मरियम के साथ में अजीब अजीब से हेलोसिनेशंस आ रहे थे। और अब जाकर मरियम को एहसास हो जाता है कि उसने क्या किया था, उसने कितना बड़ा जुर्म किया था। और इस बार उसे फूलों से भरी हुई जगह के अंदर एक बाथ टब दिखता है, जिसके अंदर उसकी बेटी की लाश थी। मरियम को यह भी एहसास होता है कि उसका हस्बैंड स्टैन कितना अच्छा था। उसने मरियम का जुर्म अपने ऊपर ले लिया था ताकि मरियम को कभी कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर हम मरियम को देख पाते हैं जो कि बहुत परेशान हालत में लग रही थी और उसे समझ आ गया था कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी वॉयलेट यहीं पे खत्म हो जाती है।